चैप्टर नंबर 14 ध्वनि साउंड। आपने अपने दैनिक जीवन में आप विभिन्न प्रकार की आवाज़ सुनते हैं। लोगों को बोलते एवं बच्चों को रोते हंसते सुनते हैं। विद्यालय की घंटे की आवाज़ से विद्यार्थियों को ज्ञात हो जाता है कि प्रार्थना होने वाली है। दरवाजे की घंटे की आवाज़ सुनकर आपको पता चल जाता है कि दरवाजे पर कोई आया है। हम सड़कों पर चलती कारों, बसों, गाड़ियों आदि की गड़गड़ाहट की आवाज़, चिड़ियों का कलरव, मेंढकों का टटराना, गायों का रभावना आदि सुनते हैं। इन आवाज़ों को ही ध्वनि कहते हैं। अतः ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार है जो मानव के कानों में सुनने की संवेदना पैदा करता है। हमारे जीवन में ध्वनि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। हमें अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। शहनाई को फूंक कर बजाया जाता है। अन्य वाद्य यंत्रों को किस प्रकार बजाया जाता है। ये सभी ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचती है। ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं। ध्वनि विभिन्न प्रकार की क्यों होती है। ऐसा ही कई प्रश्नों के उत्तर पाने का हम प्रयास करेंगे। ध्वनि कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडीज। साइकिल की घंटी बजाकर उसके हल्के से छूने पर उसके कंपन की अनुभूति होती है एवं ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब घंटी नहीं बज रही हो तब छू कर देखिए, आपको कंपन की अनुभूति नहीं होती एवं ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। इससे स्पष्ट है कि ध्वनि कंपन से ही उत्पन्न होती है। क्रियाकलाप 1। एक पीतल का गिलास एवं एक पेंसिल लीजिए। गिलास को मेज के ऊपर रखकर धीरे धीरे गिलास के किनारे से पेंसिल को टकराइए। गिलास से पेंसिल टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। अब गिलास के किनारों को छूइए। कंपन की स्पष्ट रूप से अनुभूति होती है, किंतु छूने से ध्वनि उत्पन्न होनी बंद हो जाती है। ध्वनि बंद हो जाने के बाद गिलास को फिर छूने पर कंपन की अनुभूति नहीं होती है। इसे चित्र में दर्शाया गया। क्रियाकलाप 2। एक रबड़ बैंड को एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स एवं तने हुए रबड़ के बीच में 2 पेंसिल लगाइए। अब रबड़ बैंड को ठीक बीच से खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है। क्या रबड़ बैंड कंपन करता है। क्रियाकलाप 3। धातु की एक कढ़ाई लीजिए। इसे लकड़ी की मेज पर इस प्रकार रखिए ताकि यह किसी दीवार को स्पर्श न करे। अब इस पर एक पेंसिल से आघात कीजिए। कढ़ाई को धीमे से अपनी अंगुली से स्पर्श करके देखिए। क्या आप कंपनों को अनुभव करते हैं। पुनः पेंसिल से कढ़ाई पर चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं। जब कढ़ाई ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे दोबारा छू कर देखिए। क्या अब आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं। किसी वस्तु के अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर या ऊपर नीचे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। कसकर तने हुए एक रबड़ बैंड को जब बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन बंद हो जाता है तो ध्वनि उत्पन्न होनी भी बंद हो जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि कंपन करती हुई वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ये कंपन कुछ स्थितियों में आसानी से दिखाई देते हैं, किंतु अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि वे दिखाई नहीं देते हैं, परंतु इन कंपनों की अनुभूति की जा सकती है। क्रियाकलाप 4। मिट्टी का एक कटोरा लीजिए और उससे एक तारा बनाइए। इससे एक तारे को बजाइए और इसके कंप्यायमान भागों को पहचानिए। कुछ वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए एवं उनके कंप्यायमान भागों को पहचानिए। आप निश्चित ही मंजीरा, घटम, मिट्टी का घड़ा तथा करताल से परिचित होंगे। हमारे देश के अनेक भागों में ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इन सभी वाद्य यंत्रों पर केवल आघात करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। क्या आपने इस प्रकार की कुछ अन्य वाद्य यंत्रों को देखा है। आप भी कुछ वाद्य यंत्र बना सकते हैं। क्रियाकलाप 5। कांच के 5 से 6 गिलास लीजिए। इनमें इस प्रकार जल भरिए ताकि जल का स्तर एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ते क्रम में हो। इसे चित्र में दिखाया गया है। अब एक छड़ी से धीमे से एक के बाद एक गिलास पर आघात कीजिए। आपको एक सुखद ध्वनि सुनाई देगी। यह वाद्य यंत्र जल तरंग है। सितार के तार को जब आप बीच में से खींच कर छोड़ते हैं तो आपको केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती है, बल्कि आप संपूर्ण यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को सुनते हैं। इसी तरह ढोलक की सिली पर चोट करने से केवल झिल्ली की ध्वनि नहीं सुनाई देती है, बल्कि संपूर्ण यंत्र की ध्वनि सुनाई देती है। जब आप बोलते हैं तो क्या आपके शरीर का कोई भाग कंपित होता है। मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन।
आप कुछ समय तक चिल्ला कर बोलिए, गाना गाइए या गुनगुनाइए। ऐसा करते समय अपने हाथ से अपने कंठ को स्पर्श कीजिए। क्या आपको कंपनों की अनुभूति होती है? मानव में ध्वनि वाक्यंत्र कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। कंठ पर अपनी अंगुलियां रखिए और फिर कंठ पर उस कठोर उभार को खोजिए जो निकलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। यह श्वसन नली की ऊपरी सिरे पर होता है। इसे ध्वनि बॉक्स या वाक्यंत्र कहते हैं। वाक्यंत्र ऊतकों से बनी दो परत होती है जिन्हें वाक्य तंतु कहते हैं। दो वाक्य तंतुओं के बीच एक पतली झिरी बनी होती है जिससे वायु निकलती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकलते हैं तो वाक्य तंतु कंपित होते हैं। वाक्य तंतु तनी हुई एवं ढीली स्थिति में अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्रियाकलाप 6, रबड़ की दो समान पतली पट्टियां लीजिए, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखिए और कस कर तानिए। अब उनके बीच की दरार में हवा फूकिए। क्या हवा फूकने से ध्वनि उत्पन्न होती है? क्या इसी प्रकार हमारे वाक्य तंतु भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं? इस क्रियाकलाप को चित्र में दर्शाया गया है। पुरुषों के वाक्य तंतु की लंबाई लगभग 20 mm एवं महिलाओं के वाक्य तंतु की लंबाई लगभग 15 mm होती है। बच्चों के वाक्य तंतु बहुत छोटे होते हैं, इसलिए पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के वाक्य ध्वनियां अलग अलग होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप कुछ दूरी पर खड़े अपने मित्र को पुकारते हैं तो आपका मित्र आपकी आवाज को सुन पाता है। उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है? क्रियाकलाप 7, एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए। बोतल के नीचे के आधे भागों को काट कर हटा दीजिए। अब एक मोबाइल एक चकती पर रख दीजिए तथा उसे बोतल के ऊपरी भाग से ढक दीजिए। चकती एवं बोतल के कोर के बीच मोम लगा दीजिए ताकि वायु बाहर से भीतर प्रवेश न कर सके तथा भीतर की वायु भी बाहर नहीं आ सके। आप अपने मित्र से इस मोबाइल पर किसी दूसरी फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। मोबाइल की घंटी की ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती है। अब बोतल के मुंह पर निकास नली युक्त एक कोर लगा दीजिए। निकास नली के माध्यम से वाक्य चूचक पंप द्वारा बोतल के अंदर की वायु धीरे धीरे निकालिए। ऐसा करने पर मोबाइल की घंटी की ध्वनि धीरे धीरे धीमी होती जाती है। मोबाइल की घंटी की ध्वनि धीरे धीरे धीमी होती जाती है। जब बोतल की वायु लगभग निकल जाती है तब मोबाइल की घंटी की ध्वनि लगभग सुनाई नहीं पड़ती है। अब बोतल के मुंह से निकास नली युक्त कोर हटाइए। मोबाइल की घंटी की ध्वनि फिर से सुनाई पड़ने लगती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? बोतल में वायु की मात्रा कम होने और मोबाइल की घंटी की ध्वनि कम होने में क्या कोई संबंध है? अगर आप बोतल में से पूरी वायु बाहर निकाल देंगे तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देनी बंद हो जाएगी। इससे यह सिद्ध होता है कि ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने संचरण के लिए कोई माध्यम होना चाहिए। बोतल में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाए तो कहा जाता है कि बोतल में निर्वात है। किसी भी बर्तन के लिए यह स्थिति हो सकती है। जब बर्तन में निर्वात है तो ध्वनि थोड़ी सी सुनाई नहीं देती है, अर्थात निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है। क्या ध्वनि द्रवों में संचरित होती है? एक बाल्टी में 3/4 जल लीजिए। जल के अंदर दो पत्थरों को आपस में रगड़िए और बाल्टी की बाहरी सतह से कान सटाकर रखिए। क्या आपको पत्थर रगड़ने की आवाज सुनाई देती है? क्या बाल्टी से कान हटा लेने पर पत्थर रगड़ने की आवाज सुनाई देती है? इस क्रियाकलाप से यह सिद्ध होता है कि ध्वनि जल से होकर संचारित होती है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि व्हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर संदेशों का आदान प्रदान इसी प्रकार करती है। अन्य जलीय जंतु भी जल के अंदर संदेशों का आदान प्रदान ठीक इसी प्रकार कर पाते होंगे। आइए पता लगाएं कि क्या ध्वनि ठोस में भी गमन कर सकती है। क्रियाकलाप 8, धातु की एक लंबी छड़ लीजिए। इसके एक किनारे पर अपने कान को सटा कर रखिए। अपने मित्र को छड़ के दूसरे किनारे को धीरे से खरोचने के लिए कहिए। क्या आपको खरोचने की ध्वनि सुनाई देती है? इस क्रियाकलाप को अपने मित्रों से करने के लिए कहिए। अपने मित्रों से पूछिए क्या वे भी खरोचने की ध्वनि सुन पाए। क्रियाकलाप 9, अपने विद्यालय के हॉल में रखे लकड़ी की किसी मेज के एक किनारे पर अपना कान रखिए। अपने मित्र से मेज के दूसरे किनारों को धीरे से खरोचने को कहिए। क्या आप खरोचने की ध्वनि सुन पाते हैं? इस क्रियाकलाप को अपने मित्रों को करने के लिए कहिए। मित्रों से पूछिए कि क्या वे भी खरोचने की ध्वनि सुन पाए। आपने महसूस किया कि ध्वनि का संचरण धातु या लकड़ी में हो सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आइए इसके लिए हम एक मनोरंजक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 10, टिन के 2 खाली डिब्बे लीजिए। दोनों डिब्बों की पेंदी में छिद्र कर दीजिए। एक डोरी के एक छोर को एक डिब्बे के छिद्र में घुसाकर काट लीजिए।
डोरी के दूसरे छोर को दूसरे डिब्बे के छिद्र में घुसाकर गांठ लगा दीजिए। एक डिब्बे को अपने कान से सटाइए, दूसरे डिब्बे में अपने मित्र को बोतल को बोलने को कहे। क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी संचरण कर सकती है? उपर्युक्त क्रियाकलापों से आपने जाना कि कंपनायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। ध्वनि का संचरण वायु, द्रव एवं ठोस माध्यमों में होता है। ध्वनि किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। मानव कान का बाहरी भाग कीप जैसा आकार का होता है। जब ध्वनि किसी ध्वनि स्रोत से आपके कान में प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से होकर गुजरती है। नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली मजबूत से तनित होती है। इस तनित झिल्ली को कर्णपटा ईयर ड्रम कहते हैं। कर्णपटा के कार्य को जानने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे का एक कर्णपटा बनाइए। क्रियाकलाप 11, प्लास्टिक का एक डिब्बा लीजिए, इसके दोनों सिरे काट दीजिए, इसके एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को तानिए और इसे एक रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। तनित गुब्बारे के ऊपर अन्न के कुछ दाने रखिए। अब अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे पर कुछ बोलने के लिए कहिए। देखिए कि अन्न के दानों का क्या होता है। अन्न के दाने गुब्बारे पर क्यों उछलते हैं? कर्णपटा एक मजबूत तनित रबड़ की झिल्ली के समान होता है। ध्वनि के कंपन के कारण कर्ण कंपित होते हैं। कर्ण कंपनों को आंतरिक कर्ण में भेज देता है। आंतरिक कर्ण में एक प्रकार का द्रव तथा तंत्रिका कोशिका होती है जिसका संबंध मस्तिष्क से रहता है। यह द्रव आंतरिक कर्ण में पहुंचे कंपनों से कंपन करने लगता है। द्रव में उत्पन्न कंपनों को तंत्रिका कोशिका संकेतों में बदलकर मस्तिष्क को भेज देती है। मस्तिष्क इन संकेतों को ध्वनि के रूप में परिवर्तित कर देता है। इस ध्वनि को हम सुनते हैं। सावधानी, तीखी, कठोर एवं नुकीली वस्तु कानों में नहीं डालनी चाहिए। यह कर्णपटा को हानि पहुंचा सकती है। कर्णपटा के क्षतिग्रस्त होने से मानव के सुनने की शक्ति कम हो सकती है या वह पूरी तरह से बहरा भी हो सकता है। कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। आप जानते हैं कि एक ही पथ पर किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित बिंदु के इधर उधर बार बार गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। आयाम, कंपन करती वस्तु की मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर m है। आवर्तकाल, कंपन करती हुई वस्तु के एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसका SI मात्रक सेकेंड s है। आवर्ती, कंपन करती हुई वस्तु द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। इसका SI मात्रक हर्ट्ज है। इसका संकेत हर्ट्ज है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 30 पूर्ण कंपन करती है तो इसकी आवर्ती क्या होगी? आयाम और आवर्ती दो महत्वपूर्ण गुण हैं ध्वनि के। क्या आप ध्वनियों में उनके आयामों तथा आवर्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? प्रबलता तथा त्वरता, लाउडनेस एंड पिच। क्रियाकलाप 12, धातु का एक गिलास लीजिए। धातु के एक चम्मच को धीरे से गिलास के एक सिरे से टकराइए। गिलास से ध्वनि उत्पन्न होती है। उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। अब चम्मच को जोर से गिलास से टकराइए। उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या चम्मच को गिलास पर जोर से टकराने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? अब धागे की सहायता से थर्मोकोल की एक छोटी गेंद को इस प्रकार नीचे लटकाइए ताकि वह गिलास को छुए। गिलास को कंपित कराइए। गेंद विस्थापित हो जाती है। जितनी दूर गेंद विस्थापित होती है वही गिलास के कंपन के आयाम के माप है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। कंपित वस्तु का आयाम जब कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। जब कंपित वस्तु का आयाम ज्यादा होता है तो उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। अंत में गिलास को पहले कम तथा बाद में अधिक बल से कंपित कीजिए। दोनों स्थितियों में कंपनों के आयाम की तुलना कीजिए। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समान अनुपाती होती है। उदाहरण के लिए यदि आयाम 3 गुना हो जाए तो प्रबलता 9 गुनी हो जाती है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेबी सेल्स डीबी है। 80 dB से अधिक प्रबलता की ध्वनि शोर वाली होती है। यह मानव के लिए कष्टदायक होती है। किसी कंपित वस्तु का आयाम जब प्रबल होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। आयाम जब कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए। क्या इनमें कुछ अंतर है? ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतम्य उसकी आवृत्ति से निर्धारित होती है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो ध्वनि का तारतम्य कम होगा। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि का तारतम्य अधिक होगा। जिस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति कम होती है उसका तारतम्य भी कम होता है। ऐसी ध्वनि को भारी मोटी ध्वनि कहते हैं। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है। इसी कारण यह कम तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि सीटी की आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए यह अधिक तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करती है।
शेर की दहाड़ का तारतम्य मंद होता है, जबकि पंछी द्वारा उत्पन्न ध्वनि उच्च तारतम्य की होती है। परंतु शेर की दहाड़ अधिक प्रबल होती है और पंछी की ध्वनि दुर्बल होती है। आप महिलाओं तथा वयस्कों की आवाज़ें प्रतिदिन सुनते हैं। क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चों एवं महिलाओं की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक होती है? वास्तव में एक बच्चे या एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति वाली तथा अधिक तीखी पतली होती है। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी आवाज़ आपके शिक्षक की आवाज़ से अलग क्यों है? श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। आप जानते हैं कि एक एक कंप्यामम वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। क्या आप सभी कंप्यामम वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? यदि कंप्यामम वस्तु के द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकेंड 20 हर्ट्ज से कम हो तो उसे मानव कान नहीं सुन सकता। हम कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसी तरह 20,000 कंपन प्रति सेकेंड 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती हैं। मानव कानों द्वारा 20 हर्ट्ज से अधिक तथा 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि संसूचित होती है। अतः वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। कटल मछली, कबूतर, हिप्पो इत्यादि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनियों को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्तियों वाली ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। व्हेल मछली अवश्रव्य तथा प्राश्रव्य दोनों प्रकार की ध्वनियों को सुन सकती है। शोर तथा संगीत, नॉइज एंड म्यूजिक। आप प्रतिदिन अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? क्या आपको कभी कभी ध्वनि कर्कश एवं अप्रिय लगती है? आपको कुछ ध्वनियां मधुर एवं प्रिय अर्थात सुखद लगती है, जबकि कुछ अप्रिय लगती है। क्या आपको सड़क पर गतिशील बसों, कारों एवं ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियां अच्छी लगती है? वास्तव में ये ध्वनियां आपको अप्रिय लगती है। इस प्रकार के अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। क्या हारमोनियम तथा अथवा सितार से उत्पन्न ध्वनियाँ आपको अप्रिय लगते हैं? वास्तव में ये ध्वनियाँ आपको सुखद लगती है। इस प्रकार की प्रिय ध्वनियों को संगीत कहते हैं। शोर प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन। परिवेश में बहुत अधिक या अवांछित ध्वनियां अर्थात तो कोलाहल से उत्पन्न प्रदूषण को शोर प्रदूषण कहते हैं। शोर प्रदूषण के मुख्य कारण है मशीनों का चलना, लाउड स्पीकर का बजना, पटाखों का फटना, वाहनों की ध्वनियां आदि। आपके घर में कौन से स्रोत शोर उत्पन्न करते हैं? उच्च आवाज में चलाए गए ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेलीविजन, वातानुकूलक, कूलर इत्यादि सभी शोर प्रदूषण करते हैं। शोर प्रदूषण की हानियां, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। वातावरण में बहुत अधिक शोर के कारण शोर प्रदूषण स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। शोर प्रदूषण से अनिद्रता, चिंता, अति तनाव तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। इसके कारण बहरापन की बीमारी हो सकती है। शोर प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। शोर प्रदूषण को नियंत्रित करने का सर्वाधिक अच्छा उपाय शोर के स्रोतों पर नियंत्रण करना है। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए शोर करने वाले मशीनों, इंजनों, घरेलू उपकरणों, यातायात के वाहनों आदि में साइलेंसर लगाना चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में शोर प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? आवासीय क्षेत्रों में शोर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। वाहनों के हॉर्न का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। शोर उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। टेलीविजन, ट्रांजिस्टर तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। शोर प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए वाहनों तथा सड़कों के आसपास वृक्ष लगाना चाहिए। सावधानी, कानों में वृक्क यंत्र लगाकर मोबाइल से संगीत सुनने एवं बात करते हुए सड़कों पर न चले, यह दुर्घटना का कारण बन सकता है।